दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं एग्रीकल्चर की क्लास बीड यानी खरपतवार लेकर दोस्तों, जिसमें हम आपको पार्ट 7 लेके आए हैं। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं देर न करते हुए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खरपतवार और फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण की। दोस्तों इससे पहले आपके जो वर्गीकरण थे और आगे 2-3 वर्गीकरण कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखना चाहते तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खरपतवार और फसल संबंध के आधार पर जो वर्गीकरण है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ बीड एंड क्रॉप। सबसे पहले नकलची खरपतवार। दोस्तों इसको मिमिक्री वीड कहते हैं। यह खरपतवार बाहरी रूप से फसलों से मिलते जुलते होते हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। जब इनको पहचानना मुश्किल होता है तो इन्हें नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीड कहते हैं। दोस्तों जैसे गेहूं के साथ गेहूं का मामा, गेहूं के साथ गेहूं की फसल के साथ अगर गेहूं का मामा उगाता है तो उसको नकलची खरपतवार कहते हैं। दोस्तों गेहूं के मामा को गेहूंसा, गुल्ली डंडा आदि नामों से भी जाना जाता है, तथा दोस्तों इसका बॉटनिकल नेम विशेष याद रखना, फेलेरिस माइनर। दोस्तों दूसरा है सापेक्ष खरपतवार यानी रिलेटिव बीड। दोस्तों जब मुख्य फसल के साथ बिना बुवाई के ही अन्य फसल के पौधे उगाते हैं तब उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल जैसे गेहूं के साथ चना उगना। बिल्कुल हम गेहूं की फसल बोते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी चने का बीज चला जाता है तो चने का पौधा उगाता है, तो उसे दोस्तों सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव बीड कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों आगे है रोगे खरपतवार। रोगे बीज कौन सा होता है दोस्तों? जब मुख्य फसल में बुवाई की गई किस्म के अलावा उसी फसल की अन्य किस्म के पौधे बिन बोए उगाते हैं तब उन्हें रोगे खरपतवार कहा जाता है। दोस्तों हमने मुख्य फसल बोई है, कोई किस किस्म बोई है, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया है कि लोकवन जो किस्म है गेहूं की, वो किस्म के साथ सुजाता किस्म का अगर पौधा उगाता है तो उसे रोगे खरपतवार कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने लोकवन फसल बोई है, पूरी किस्म की लोकवन वैरायटी बोई है पूरी खेत में, और उसमें अगर सुजाता का पौधा उगाता है तो उसे रोगे खरपतवार कहा जाता है। सुजाता मतलब ये नहीं है इसका कि सुजाता ही होगी, कोई भी वैरायटी हो सकती है। गेहूं के साथ उदाहरण में आपको समझाया है, चना के साथ चना की अपनी कोई वैरायटी हुई है, उसके साथ अगर दूसरी वैरायटी उग जाती है तो उसको रोगे खरपतवार ही कहा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अनिष्टकारी खरपतवार यानी नॉक्सियस बीड। दोस्तों बे खरपतवार जिन्हें नष्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है उन्हें इस वर्ग में रखा गया है। दोस्तों जैसे बात करें हम, मोथा है, धूप घास है, कांस है, ये आपके सभी अनिष्टकारी खरपतवार यानी नॉक्सियस बीड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट खरपतवार की। दोस्तों जलीय खरपतवार, एक्वाटिक बीड बोला जाता है। दोस्तों ये खरपतवार जल के अंदर या जल के ऊपर सतह पर रहते हैं, जैसे जलकुंभी, हाइड्रिला आदि। दोस्तों जलकुंभी और हाइड्रिला जलीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। ये आपके जल में उगने वाले खरपतवार हैं। दोस्तों अविकल्पी खरपतवार, अविकल्पी खरपतवार जैसे इनको ऑब्लिगेट बीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्लिगेट, यहाँ पे मिस हो गया है प्रिंट, ऑब्लिगेट बीड बोलते हैं। दोस्तों ऐसे पौधे जो अन्य पौधों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाने के कारण जंगली अवस्था में भी ना होकर किसी फसल विशेष के साथ ही पाए जाते हैं, उन्हें अविकल्पी खरपतवार या ऑब्लिगेट बीड कहा जाता है। जैसे हिरनखुरी, कृष्णनुईल। दोस्तों ये आपके ऑब्लिगेट बीड या अविकल्पी खरपतवार हैं जो कि आपके अन्य पौधों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते और आपके जंगली अवस्था में भी नहीं होते, सिर्फ आपके कहाँ होते हैं? किसी फसल विशेष के साथ होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों विकल्पी खरपतवार, फैकल्टेटिव बीड। दोस्तों ऐसे पौधे जो जंगली अवस्था व फसल दोनों के साथ उगते हैं, ये तो जंगली अवस्था में भी रहते हैं और आपके फसल के साथ भी उगते हैं, उन्हें विकल्पी खरपतवार या फैकल्टेटिव बीड कहते हैं। जैसे सत्यानाशी, छोटी दूधी, ये आपके फैकल्टेटिव बीड या विकल्पी खरपतवार के अंतर्गत आने वाले खरपतवार हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है दोस्तों परजीवी खरपतवार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पैरासाइटिक बीड, ये खरपतवार अपने भोजन के लिए
अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? ये आपके भोजन के लिए अन्य पौधों से आपका भोजन लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अमरबेल है, स्ट्राइगा, ओरोबेंकी और लॉरेंथस। दोस्तों ये आपके दूसरे पौधों पर रहते हैं और दोस्तों इन्हीं में से ज़्यादातर आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आगे आपके प्लांट, होस्ट प्लांट और नेचर की। दोस्तों प्लांट यानी जो आपके खरपतवार हैं वो, होस्ट प्लांट जिस पर ये भोजन लेते हैं जिससे वो है, और नेचर यानी ये कैसे होते हैं वह है। सबसे पहले दोस्तों अमरबेल। अमरबेल दोस्तों आपका रिजका या बरसीम पर आपका वहाँ परजीवी उन पर रहता है, उन पर जीवित रहता है और उन्हीं से ये भोजन लेता है। ये दोस्तों इनका पूर्ण तना परजीवी होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट इसको बोला जाता है। दोस्तों पूरे तना परजीवी रहता है। दूसरा दोस्तों स्ट्राइगा, ये आपका ज्वार एवं बाजरा पर रहता है जनरली, और दोस्तों इसका जो नेचर होता है वो है, प्रकृति इसकी आंशिक मूल परजीवी होता है। कैसा होता है आपका? सेमी रूट पैरासाइट इसको कहते हैं, सेमी रूट पैरासाइट होता है आपका स्ट्राइगा। नेक्स्ट दोस्तों ओरोबेंकी। ओरोबेंकी दोस्तों तमाकू या सभी सोलेनेसी कुल के पौधों पर रहता है और इसे टोटल आपका रूट पैरासाइट कहते हैं। ये टोटल रूट पैरासाइट होता है यानी पूर्ण मूल परजीवी, ये पूरी जड़ पर आपका भोजन प्राप्त करता है। चौथा है दोस्तों लॉरेंथस। लॉरेंथस आपका आम इसका होस्ट प्लांट है, आम से अपना भोजन लेता है, उसी पे ये परजीवी रहता है और ये आपका आंशिक तना परजीवी है। आंशिक तना परजीवी यानी सेमी स्टेम पैरासाइट इसको बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए स्ट्राइगा जो है ना इसका होस्ट प्लांट कौन सा है, तो ध्यान रखना ज्वार। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे दोस्तों विदेशी खरपतवार, एलियंस बीड्स। दोस्तों वे खरपतवार भारत में विदेशों से आए होते हैं, वह आपके विदेशी खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में कौन से खरपतवार हैं? जैसे भेसरम, गाजर घास, लेंटाना कैमरा। ये दोस्तों ऐसे खरपतवार हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ आ गए हैं। और दोस्तों आ कैसे गए? ये आपके वहाँ से हम जैसे अनाज जो है ना यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ आ जाते हैं और यहाँ पर वो एक खरपतवार का रूप लेकर के हमको नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों निरपेक्ष खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड। दोस्तों एब्सोल्यूट वीड कौन सा होता है? ये वास्तविक खरपतवार होते हैं। दोस्तों वास्तविक खरपतवार मतलब ये रोगे तथा रिलेटिव को छोड़कर सभी खरपतवार इसी श्रेणी में आते हैं। किसको छोड़कर? रोगे और रिलेटिव। रोगे और रिलेटिव क्या है आपको अच्छी तरह बता दिया है। रोगे का मतलब एक फसल की वैरायटी में दूसरी वैरायटी उगाना, और रिलेटिव का मतलब दोस्तों एक फसल के साथ दूसरी फसल का पौधा उगाना। ये दोस्तों इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी आपके एब्सोल्यूट वीड या निरपेक्ष खरपतवार होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है रेगिस्तानी खरपतवार, डिजर्ट बीड। दोस्तों डिजर्ट बीड कौन से होते हैं? नागफनी, जवासा, बांसुरी, कटीलें। ये दोस्तों आपके सभी रेगिस्तान या डिजर्ट में उगने वाले आपके खरपतवार हैं। कई बार इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे क्षारीय भूमि खरपतवार। दोस्तों ऐसे खरपतवार जो आपकी क्षारीय भूमि होते हैं वो आपके क्षारीय भूमि खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपके लटजीरा, सेंजी, ये दोस्तों आपके क्षारीय भूमि के खरपतवार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जितना भी आपका क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। आगे हमने एक आपकी सारणी बनाई है जिसमें आपको बता देते दोस्तों इसमें कुछ फसलों में खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। क्रांतिक अवस्थाएं मतलब इसमें आप कब खरपतवार का नियंत्रण आपको करना चाहिए। जैसे फर्स्ट है कपास। तो दोस्तों कपास का आपका खरपतवार नियंत्रण बुवाई के 40 दिन बाद करना चाहिए, आपको 40 दिन पर करना चाहिए कपास में। सोयाबीन में दोस्तों 15 से 45 दिन पर आप कर सकते हैं। मूँगफली में दोस्तों 20 से 30 दिन में आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। मक्का में 15 से 35 दिन की आपकी क्रांतिक अवस्था है, यानी इस समय आपको खरपतवार नियंत्रण कर। दोस्तों अगर इस समय आप खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो खरपतवार आपका विकराल रूप धारण कर लेते हैं। धान में 15 से 30 दिन पर आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। गेहूं में 20 से 30 दिन की क्रांतिक अवस्था है और गन्ना में 30 से 120 दिन पर आप खरपतवार नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों ये सभी आपके थे खरपतवार को नियंत्रित करने का समय, जब आपको इस समय खरपतवारों का नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। तो एक इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए मक्का की खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है। क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह PAT हो, BHU हो, UP कैटेट हो, जेट हो, ICR, कोई भी आपकी दोस्तों
एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी के लिए ये वीडियो हमारे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।